खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। आलमी समय चैनल ने अपनी खिदमात के 3 साल पूरे कर लिए हैं। इस तीसरे साल में जहां इस चैनल के रंग रूप में नई तमादत आई, वहीं इसने सच को उजागर करने में अपने तेवर मजीद तीखे किए। इस साल में जो भी अहम वाकयात रूनुमा हुए और जो भी तनाज़ात उभरे, हमने हर एक को आप तक पहुंचाया। सच के इस कारवां में हमारा खुसूसी प्रोग्राम तकरार सबसे अहम साबित हुआ, जिसमें हर मामले पर आलमी समय व सहारा उर्दू मीडिया के सरबराह सैयद फैसल अली ने हर उस शख्सियत से जवाब तलब किया जिनकी जवाबदेही इन मामलात पर बराह रास्त थी। आज तकरार के स्पेशल एडिशन में हमने उन तमाम शख्सियात से हुई तकरार के अहम हिस्सों को यकजा करने की कोशिश की है जो इस साल सुर्खियों में रहे। – 2013 में कई ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जो आने वाले कई बरस तक भुलाए नहीं जा सकेंगे। मुजफ्फरनगर का फसाद इस साल का एक ऐसा ही जख्म है। मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स आती रहीं। इस बीच आलमी समय ने यूपी के वज़ीर-ए-आला से सीधी गुफ्तगू में इस पूरे मामले का सच सामने लाने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो पूरे घटनाक्रम के बारे में बहुत लोगों ने बहुत तरह की बात की है। मैं प्रदेश के मुखिया के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि सही घटना क्या थी, जनता ये जानना चाहती है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जो इस प्रयास में थे कि कैसे भी उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो और घटनाओं से राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, आपको याद होगा कि एक घटना हुई रुड़की से, जो एक लड़की आई मुजफ्फरनगर में 2 मुस्लिम लड़कों के साथ जी, और वो अपने साथ आई उनके, और उसके बाद जब कोई घटना हो गई, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू मुसलमान बना दिया। यानी एक छोटी सी घटना, 2 प्रेमी युगल कहने या इस तरह की कोई घटना थी, उसको बीजेपी ने इतनी बड़ी घटना बनाई। शामली में वो घटना हुई, उस समय जो आंदोलन किए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई। इसी तरह फिरोजाबाद में एक घटना हुई जहां पर बाद में जब केस पूरा खुला और उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हो गए आंदोलन में, एक बाप अपने बच्चों का उसने बलिदान कर दिया और आरोप ये लगाया कि ये किसी मुस्लिम परिवार ने किया। ये आरोप लगाया वहां पर, और जब हाँ, और बीजेपी के लोगों ने आंदोलन किया, जब वो केस पूरा खुला तो पिताजी ही उसमें दोषी पाए गए। इसी तरह मुजफ्फरनगर में एक घटना और हुई थी, एक छोटी सी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया, उसको बढ़ा चढ़ा करके बीजेपी और उनके तमाम सहयोगी लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा के किया, जो कमाल की घटना है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। जो आरोप हैं दोनों पक्षों से मैं मिला हूं। मैं शहनवाज के पिताजी से मिलने गया था जी, उनसे मेरी बात हुई। उसके बाद मैं बगल का गांव जो मजरा है मलकपुर, उसमें भी गया। गौरव और सचिन की जो रिश्तेदार हैं उनसे भी मैं मिला। घटना छोटी थी लेकिन समय पर उसको नियंत्रण नहीं किया गया, उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। आप किसको दोषी मानते हैं? आपने कहा, आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, कि समय पे कार्रवाई नहीं हो सकी, समय पे पुलिस एक्शन नहीं हो पाया या प्रशासन सजग नहीं हो पाया, किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, जब घटना हुई या सूचना पुलिस को मिली रही होगी कि इसमें कोई मोटरसाइकिल से झगड़ा हो गया, साइकिल से झगड़ा हो गया, या कोई जो दूसरा पक्ष कहता है कि लड़की छेड़ने से ये मामला आया, तो उस समय एक्ट करना चाहिए था। वहां के जिम्मेदार लोगों को भी उस घटना का इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए था, समझाना चाहिए था। लेकिन जब हत्या हो गई शहनवाज की, और शहनवाज की जब गांव में हत्या हुई, उसके बाद गांव के लोगों ने अपने सामने अपने परिवार के किसी को देखते हुए हत्या हुई, तो उन्होंने भी बदले की भावना आई, तो वहां भी 2 गौरव और सचिन की हत्या हो गई जी। उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्हें कार्रवाई करनी थी। दूसरे दिन या तीसरे दिन जब वो लौट रहे थे, उसके बाद दाह संस्कार भरा हुआ, दूध से दफनाया गया, और जब लौटे हैं वहां से, तो कवाल में कहीं ना कहीं तोड़फोड़ हुई दुकानों के साथ और वहां के लोगों के साथ व्यवहार खराब हुआ, मस्जिद पे भी नुकसान किया, ये तमाम बातें हुई। तो कहीं ना कहीं वहां भी प्रशासन की ढील हुई
अगर प्रशासन वहां ढील न करता तो इतना बड़े पैमाने पर वहां पर उस दिन भी घटना होती और वो लगातार फिर पंचायत का रूप लेती गई। पंचायत कभी इधर से हुई, फिर उधर से हुई, फिर महापंचायत का ऐलान हुआ। उसमें जो गलती हुई, सरकार ने जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। जो जज हैं वो जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो घटना कवाल में हुई या जो एक मामूली घटना थी जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया हत्या का, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। लोग ये भी कहते हैं कि अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों की? अधिकारियों पे इसीलिए कार्रवाई की, अगर वो समय रहते उन घटनाओं को नियंत्रण कर सकते थे, नियंत्रण कर देते, तो मैं समझता हूं इतनी बड़ी घटना और इतने बड़े लोगों के साथ नुकसान ना हो। इस फसाद की जिम्मेदारी पर जमीयत उलमाए हिंद के नाजिम उमूमी मौलाना महमूद मदनी का लहजा तो कुछ ज्यादा ही तल्ख हो गया। समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर फसादात के बाद जो दूसरी सरकारें हैं जिन सूबों में फसाद हुए हैं उनसे बेहतर काम किया है। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से बेहतर काम है जिसका मौलाना गुणगान कर रहे हैं। मौलाना बताइए कि क्या ऐसी चीज आपको? पहले तो अब मेरा यह ऑब्जेक्शन है आपके गुणगान, क्योंकि जब मैंने पहले ये कहा सरकार को बर्खास्त किया जाए तो लोगों ने कहा आपको यहाँ इसी में, आप ही के अखबार के कॉरेस्पोंडेंट हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप तो कांग्रेस के इशारे पर ये सारा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब मैंने अशोक गहलोत के खिलाफ कांग्रेस का वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, सोनिया गांधी, प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी पहुंच रहे थे, जिस मैदान में उनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जिस ऑडिटोरियम में, उसके सामने एक दिन पहले बड़ी कॉन्फ्रेंस करके अशोक गहलोत के बर्खास्त किए जाने का मुतालबा किया था। तब मैंने किसके इशारे पर किया था? जब हमने नरेंद्र मोदी की बर्खास्त किए जाने का मुतालबा किया तब किसके इशारे पर किया था? जब हमने पृथ्वीराज चौहान से पहले वाले चीफ मिनिस्टर के बर्खास्त किए जाने का मुतालबा किया था, वो किसके इशारे पर किया था? जब हमने चीफ मिनिस्टर आसाम के बर्खास्त किए जाने का मुतालबा किया था, वो किसके उस पर किया था? तो आप मुझको गुणगान की बात कहकर वहां मत खड़ा करिए जहां आपकी बिरादरी, माफ करिएगा हमारे दोस्त हैं, आपकी बिरादरी लोगों को खड़ा कर देती है। मैं किसी जगह नहीं खड़ा हूं। मेरा कोई ताल्लुक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से हरगिज नहीं है, न मेरा कोई ताल्लुक सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से है। मेरा ताल्लुक मुसलमानों से है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आज भी जो वो गलत काम हो रहे हैं मुजफ्फरनगर में, उनके खिलाफ लड़ाई के लिए हम दोबारा से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने अच्छे कुछ काम कर दिए हैं, जो मैं कंपेयर करता हूं दूसरी जगह नहीं हुआ करते थे, तो मैं उनको जो अच्छा काम उसको कैसे बुरा कहूंगा? तकरार के इस खास एडिशन में अभी वक्त है एक ब्रेक का। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों न आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं तकरार का 2013 का खास एडिशन। 2013 में हिंदुस्तानी सियासत में आम आदमी पार्टी का जलवा उजागर हुआ। यह पार्टी मुल्क की दीगर तमाम सियासी पार्टियों को करप्ट और बदनवान करार देकर आगे आई और हम आम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी का दावा किया। उसके इस दावे की परख भी आलमी समय ने तकरार में की।
जब आपने एक पार्टी बनाई थी और अपना जब मैनिफेस्टो लेके आए थे और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपने ये कहा था ये आम आदमी पार्टी है, नाम भी आपने वैसा रखा और आम आदमी ही इसका नेतृत्व करेगा और उसको नुमाइंदगी मिलेगी, उसको टिकट मिलेगा। लेकिन जब हम लोगों ने देखा, जब टिकट आपने बांटा तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम आदमी की श्रेणी में नहीं है, करोड़पति हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको भी अब लगने लगा है कि पार्टी चलाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है? पहली चीज तो ये, किसने आपको कहा कि आम आदमी मतलब गरीब आदमी? इस देश के अंदर दो आदमी हैं, एक आम आदमी और एक खास आदमी। नहीं, जब हम आम आदमी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो लोग आपकी सभाओं में आए, जो लोग आपकी रैलियों में आए, जो लोग आपके अनशन में आए, तो वो कोई करोड़पति नहीं था। वो सारे लोग या तो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स थे, अर्बन मिडिल क्लास के लोग थे, जो जाहिर सी बात है करोड़पति नहीं थे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल तय है कि आम आदमी का जो अर्थ है, आम आदमी का जो कॉन्सेप्ट है, वो इन्हीं लोगों का है जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो अपने काम को किसी तरह से करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम उनको करोड़पति नहीं मान सकते। वो आपकी डेफिनेशन है आम आदमी की, मैं हमारी डेफिनेशन बता देता हूँ। हम इस तरह का डिफरेंस इस देश के अंदर नहीं कर रहे। इस देश के अंदर दो किस्म के लोग हैं। एक हैं जो इस देश को चला रहे हैं, जो इस व्यवस्था को चूस रहे हैं, जो इस व्यवस्था को सबवर्ट करके अपने लिए पैसे कमाना चाहते हैं। जो लोग आज 1,500 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदते हैं और एक हफ्ते में 6,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम बेच देते हैं, वो खास आदमी है। जो नेता, जो अफसर, जो इस देश की व्यवस्था को चूस के और इस देश की व्यवस्था का फायदा उठाना चाहिए, गलत व्यवस्था का फायदा। दूसरे वो लोग हैं इस देश के अंदर, वो अमीर भी हो सकते हैं, वो गरीब भी हो सकते हैं, वो हिंदू मुसलमान भी हो सकते हैं, वो सिख ईसाई भी हो सकते हैं, वो इस जात के भी हो सकते हैं, वो उस जात के भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन इसके मुंतखब नुमाइंदों में एक भी मुसलमान शामिल नहीं हो पाया। मुसलमानों से इस नई पार्टी की इन दूरियों पर भी तकरार ने अपना सवाल उठाया। देश के जितने भी अहम मुद्दे हैं, चाहे वो मुल्क में करप्शन का मुद्दा हो, मुल्क में लोकपाल लाने की बात हो या कोई भी ऐसा मुद्दा हो, उस पर आपकी आवाज सुनी जाती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अल्पसंख्यक समुदाय का है, माइनॉरिटीज का है, कि उनके लड़के दहशतगर्दी के आरोप में पकड़ करके जेलों में बंद किए जा रहे हैं। लेकिन उस पर अरविंद केजरीवाल का क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं, ये अभी तक बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। आप क्या सोचते हैं ऐसी इस स्थिति में? पहली बात तो मैं इससे वाकिफ नहीं हूं कि वो बात हम लोग, ये एक मुसलमान भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों के नाम मैंने पत्र लिखा था। इसकी लाखों कॉपीज पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हर मस्जिद के अंदर बटी है इसकी लाखों कॉपीज। इसमें मैंने साफ साफ लिखा है, आज हमारे देश का मुसलमान दहशत में रहता है, अपने ही मुल्क में उसे किराएदार जैसे सलूक क्यों होता है। हमारा ये मानना है कि देश के अंदर ढेर सारे लड़कों को पकड़ पकड़ के झूठे केस लगा के, आतंकवाद के केस लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। हम ये बात से सहमत हैं कि कई सारे आतंकवादी जो पकड़े गए थे वो मुसलमान थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान आतंकवादी है। मुसलमानों में ढेर सारे देशभक्त हैं। इस देश का राष्ट्रपति जो है अब्दुल कलाम, जिसके ऊपर के पूरे देश को गर्व है, वो इस मुसलमान था। ऐसा नहीं कि जो आतंकवादी पकड़े गए वो दूसरे धर्मों से नहीं थे। एक माधुरी थी जो कि पाकिस्तान को सबूत बेचते, वो तो हिंदू थी। जी, वो भी IFS ऑफिसर थी। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, वो ना तो मुसलमान है ना हिंदू हैं। तो एक ही कौम को आतंकवाद के नाम पे वो करना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी को यह कामयाबी बदनवानी मुखालिफ मुहिम के नतीजे में मिली और इस मुहिम में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। तकरार के रहनुमा सैयद फैसल अली साहब ने कांग्रेस के लीडर शकील अहमद से इस सूरत हाल पर जवाब तलब किया। आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में करप्शन की वजह से आपकी पार्टी को कोई नुकसान होगा? देखिए, मुझको लगता है कि उसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन एक कहा जाता है ना कर दे गुनाहों की सजा। नहीं, लेकिन सारे गुनाह आप लोगों के दौरे हुकूमत में हुए। मैं वही आपको बता रहा हूं कि इसमें से एक भी हमारी दौरे हुकूमत का नहीं। और इसीलिए मैंने कहा, मैंने अपनी वर्किंग कमेटी में कहा, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर भी थे, सोनिया गांधी जी भी थे, सब लोग थे जितने बड़े, मैंने कहा कि हम ना कर दे गुनाहों की सजा झेल रहे हैं। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स से शुरू करता हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स किसके वक्त में अलॉट हुआ? भाजपा के, एनडीए के जमाने में।
और एनडीए के जमाने में होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हमारी चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित जी। लेकिन सुरेश कलमाडी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना जी। यही ना सुनी सुनाई आधी अधूरी बात पे, और यही आवाम करती है, आप तो कम से कम ये नहीं कीजिए। तो ये ले गए लेफ्टिनेंट गवर्नर, चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, शीला दीक्षित जी को नहीं ले गए होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ले गए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वही रिटन होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया कि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका जो प्रेसिडेंट होगा, वो जो कमेटी बनाएगा वही कमेटी होस्ट करेगी या वही कमेटी का चेयरमैन होगा। आप बता दीजिए, कांग्रेस में तो सुरेश कलमाडी की तरह 207 लोकसभा के मेंबर जीते थे, क्या कांग्रेस ने उनको माना? वो चूंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और वही भाजपा की सरकार ने उसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया। उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर सुनील दत्त जी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उनको बनाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं ओलंपिक एसोसिएशन वाले, तीरंदाजी के शायद अध्यक्ष हैं विजय कुमार मल्होत्रा, बीजेपी के नेता दिल्ली वाले। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि सुरेश कलमाडी एक बहुत ही काबिल जो खेल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर इनको बदलिएगा और कॉमनवेल्थ मामलों में कोई गड़बड़ी हो गई तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। दूसरा मामला आ जाइए 2G का। 2G में राजा साहब पे इल्जामात लगे, लाइसेंस एलोशन। पॉलिसी वही थी कांग्रेस की भी जो एनडीए की सरकार की थी। और आपको बता दूं कि 2G में आप लोग भूल गए होंगे, कांग्रेस, राजा साहब डीएमके के मिनिस्टर थे, कांग्रेस की तरफ से मैं अकेला मिनिस्टर उस वक्त उस डिपार्टमेंट था। आज 2 MOS होते हैं। इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लगे हुए इसी 2G में 48,000 करोड़ रुपए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, प्रमोद महाजन जी अब नहीं है हम लोगों के बीच में, उनके कहने से 48,000 रुपया इन टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाया और वही सिलसिला शुरू किया। ये सारा सिलसिला उसी में शुरू हुआ। दिल्ली में हुए बटला हाउस इनकाउंटर का मामला भी इस साल में एक तरफ तो इस तरह अपने मंतकी इंजाम को पहुंचता नजर आया कि इसके एक मुलजिम शहजाद को अदालत ने सजा सुनाई, लेकिन दूसरी तरफ इस इनकाउंटर को फर्जी मानने वाले भी अपने अदालती इंक्वायरी के मुतालबे पर कायम रहे और उनके हम आवाज नजर आए। कांग्रेस के एक बड़े लीडर दिग्विजय सिंह से आलमी समय ने तकरार में उनसे भी उनके इस मौकिफ की वजाहत तलब की। दिल्ली में एक सानिया होता है, बाटला हाउस में एक इनकाउंटर होता है और उसमें कुछ लोग मारे जाते हैं और एक लड़का बाद में आजमगढ़ से पकड़ा जाता है, शहजाद, जिसको 3 दिन पहले अभी सजा हुई है। लेकिन उसमें भी यही स्थिति है कि जब इस तरह की चीज होती है तो जितने मुस्लिम लड़के हैं उनको पकड़ते हैं। उसकी जांच की, आपने भी उसके लिए जांच की मांग की, सरकार ने उसकी जांच क्यों नहीं करवाई? मैं आपकी उस बात तक सहमत हूं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए थी, और जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती तो ये स्वरूप बटला हाउस के इनकाउंटर का नहीं होता जो इस प्रकार का हो गया, क्योंकि इसने पूरे समाज को बांट दिया। इस बटला हाउस इनकाउंटर में मेरा इसमें केवल इतना ही था, मेरी डिमांड ये थी कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, मैं कौन होता हूं इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने वाला। इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन में गुण दोषों के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया, फैसले की अपील अधिकार उनको है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस बटला हाउस इनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती तो इस प्रकार का जो एक शक लोगों के दिमाग में बन गया है वो दूर निकल जाता। नहीं, अब तो ये हो गया है, लेकिन इसमें एक चीज और जो है लोगों को खटकती है और हर आदमी इसको जानना चाहता है कि बाटला हाउस इनकाउंटर में शहजाद के ऊपर आरोप लगा कि MC शर्मा को उसने मारा। अभी जजमेंट आया नहीं था, उससे पहले उनको परमवीर चक्र आपकी सरकार ने दे दिया। जिस इनकाउंटर के बारे में ये अभी स्पष्ट नहीं है कि वो सही था या फेक था, उसमें मारे गए। मैं सम्मान करता हूं कि पुलिस अधिकारी का कि अगर वो ड्यूटी पे मारा जाए, लेकिन क्या इसको बहुत जल्दी नहीं कहा जाएगा कि तुरंत परमवीर चक्र दे दिया? फैसला आने के बाद भी हो सकता था ये। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा जी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया होती है परमवीर चक्र, महावीर चक्र देने की, इसलिए इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आपको ये लगता है कि जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए थी? निश्चित तौर पर जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती तो ये जो राजनीतिक स्वरूप इस बटला हाउस इनकाउंटर ने ले लिया वो नहीं होता। तकरार के इस खास एपिसोड में वक्त है एक और ब्रेक का।
शक्ति का पास में होना जरूरी है। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, कांचा। लेकिन सवाल शक्ति के इस्तेमाल का है। आज से पहलवान बनने की मुहिम शुरू हो गई। ये विजय कौन है? एक छोटे से गांव के मास्टर का बेटा बंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनना चाहता है। अग्निपथ आज रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं तकरार का खास एपिसोड। 2013 में 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हुए और इनसे भी ज्यादा 2014 के आम इंतखाबात की तैयारियों का शोर रहा। पार्टियों ने अपने अपने दावों की दलील में अपने आदादोशुमार पेश किए। तकरार में सैयद फैसल अली साहब ने मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं से उनके दावों पर सवाल उठाए। खास तौर से बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह से ये जानना चाहा कि उनके गुड गवर्नेंस और इंडिया शाइन के दावों को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, तो अब उनके पास क्या नया है। तो गुड गवर्नेंस के नारे को, इंडिया शाइनिंग के नारे को किस तरह से जनता ने लिया वो भी आपने देखा है। तो क्या ये चैलेंज आपके सामने नहीं है कि एक बार जनता ने उस नारे के ऊपर आपको वोट नहीं दिया था, तो अब दोबारा उस नारे को लाइएगा या क्या और चीजें आप सामने रखेंगे? देखिए, अब इस देश की जनता ने दोनों राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों की सरकारों के परफॉर्मेंस को देख लिया है। अब तुलना करने पर लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार यहां पर थी, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो हम लोगों ने लगातार 6 वर्षों तक महंगाई पर काबू पर पाने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की थी। इतना ही नहीं, हम लोगों ने रोजगार के अवसर जितने उस समय सृजित किए थे इस देश में 6 करोड़ 70 लाख, यानी 98 से लेकर 2004 तक 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के अवसर हम लोगों ने सृजित किए थे। लेकिन 2004 से लेकर 2013 तक यदि देखा जाए तो ये सरकार जो है महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी रहा, महंगाई थम नहीं रही है। और रोजगार के अवसर का जहां तक प्रश्न है तो 2004 से लेकर 2009 तक इस सरकार ने इन 5-5.5 वर्षों के अंदर जो रोजगार के अवसर सृजित किए हैं वह मात्र 27 लाख किए हैं। यह आंकड़ा हमारा नहीं है, यह सरकार की ही एक एजेंसी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का यह आंकड़ा है। जिन आंकड़ों की मैं तो हम ये मान लें कि आप ग्रोथ रेट के बारे में भी मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जिस समय हम लोगों ने सत्ता संभाली थी उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर लगभग 9% के आसपास थी और उस समय ग्रोथ रेट 4.8 या लगभग मान लेता हूं कि 5% के आसपास जीडीपी का ग्रोथ रेट था 5%। यानी ये लगभग आप समझ लीजिए कि जितनी हमारी विकास दर थी उसका लगभग 2 गुना जो है महंगाई की दर थी। लेकिन जब सत्ता संभालने के बाद जब हम लोगों ने सत्ता छोड़ी उस समय महंगाई की दर बामुश्किल मैं समझता हूं 4% के आसपास 3.8 और 3.77% थी उस समय, और लेकिन विकास दर 8.4% तक गई थी। यही सवाल कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बल से भी किया गया कि उनके वो क्या कारहाय नुमाया हैं जिनकी बुनियाद पर 2014 में उनकी पार्टी अवाम से वोट की तलबगार होगी। कपिल सिब्बल साहब बता रहे थे कि यूपीए 2 और यूपीए 1 के क्या अचीवमेंट्स हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि यूपीए 1 ने और यूपीए 2 ने क्या किया। देखिए, आप रेट ऑफ ग्रोथ देख लीजिए। एनडीए की 5.89% थी, 5.9 के लगभग। यूपीए 1 की 8.34, यूपीए 2 की 7.9। तो ग्रोथ में हम कहीं आगे हैं उनसे। आप कृषि का उत्पादन देख लीजिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ऐतिहासिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रहा है 2,60,000,000 टन। लेकिन प्याज 100 रुपए हो गई। वो तो तब भी था, किसी पहले भी था, ऐसी बात नहीं है, वो तो डिमांड सप्लाई की बात है ना। लेकिन अच्छा, फिर जो पर कैपिटा इनकम है वो 23,000 थी
एनडीए के टाइम, वो 68,000 हो गई है, 68,000। मतलब कि लोगों की पॉकेट में 3 गुना ज्यादा पैसा आज है पर कैपिटा जो नहीं था पहले। कोल का उत्पादन बढ़ चुका, स्टील का उत्पादन बढ़ चुका, ठीक है। वेजेस, जो वेतन है, जो आम जनता काम करने को जाती है, वेतन पहले आम आदमी को मिलता था 100 कुछ रुपए, वो दुगना हो गया, वेतन बढ़ गया, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एनर्जी का उत्पादन था वो पहले 1 लाख मेगावाट्स होता था, वो 2 लाख से ज्यादा मेगावाट डबल हो गया। 10th प्लान में टोटल मेगावाट प्रोडक्शन थी वो थी लगभग 20,000 मेगावाट। 11th प्लान में वो 54,000 हो गई। मतलब कि कोई आप पहलू दे लीजिए, सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, हमने एक ऐतिहासिक काम किए हैं और ये बात जनता के सामने पहुंची नहीं। सिब्बल साहब, आपने जितने डाटे बताए, जितना आपने फिगर बताया, मेरे पास कोई वजह नहीं मैं उसको डाउट करूं, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं आपके मुखालिफ से, आपके विरोधियों से, तो वो अपना डाटा बताते हैं। कौन सा डाटा? मेरा सवाल ये है कि इस जो हमारा कॉमन वोटर है उसको इतनी चीजें समझ में नहीं आती हैं कि क्या है। उनको आप आम इसमें बताइए कि कॉमन वोटर के लिए बताया ना 10 साल में महंगाई बढ़ी है। देखो, महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई भी बढ़ी है, 3 गुना इनकम भी बढ़ी है। अगर पहले कोई 23,000 रुपया कमाता था, वो लगभग 70,000 कमाता है। तो अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके हाथ में 3 गुना पैसा भी है। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई होनी चाहिए, इसका मतलब ये महंगाई पे भी कंट्रोल होना चाहिए और उसकी पॉकेट में पैसा भी ज्यादा होना चाहिए। जो पहले सूखी रोटी खाते थे, आज वो सब्जी के साथ खाना खाते हैं, ठीक है। पहले जो केवल सब्जी खाते थे, वो आज वो मीट भी खाते हैं। लोगों की जो पहले किसी के पास साइकिल था, उसके पास स्कूटर है, किसी के पास स्कूटर था, उसके पास कार है, किसी के पास छोटी कार थी, उसके पास बड़ी कार है। लेकिन जिन मामलात पर लोगों के खदशात हैं, जब उन पर इन पार्टियों से सवाल किया गया तो कोई नई वजाहत उनके पास नहीं मिल सकी। जो मुस्लिम समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसको ये लगता है कि अगर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को हम किनारे कर दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन शायद उसके बाद ये रास्ता खुल जाएगा कि और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करेगी या जो हिंदू संगठन है वो दावा करेंगे, और इसी को लेकर के एक बहुत सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मैं आपसे चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई स्थिति है? देखिए, आपको एक बात बता दूं, मैं इसके लिए आज के वर्तमान मुस्लिम समाज को जिम्मेदार नहीं मानता, पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहां जहां मुस्लिम राजा जब गए तो उन्होंने वहां के अन्य धर्मियों की पूजा पद्धति के जो स्थान थे उसको उद्ध्वस्त करके वहां मस्जिद बनाई। मुझे लगता है जो शरीयत है, कुरान है, मुझे लगता है आज भी मुस्लिम समाज में ऐसे प्रोग्रेसिव विचार करने वाले लोग हैं कि स्वाभाविक रूप से इस बात को मान्यता नहीं देते। पर अब जो उन्होंने किया, इसका मतलब आज फिर से हम उसको उल्टा घुमाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अगर राम मंदिर के जगह पर अगर सही में राम मंदिर निर्माण हो जाएगा तो बाकी बातों के लिए भी मुस्लिम समाज, हिंदू समाज से चर्चा करके उसमें आम सहमति बनाकर कुछ मार्ग निकला जा सकता है। बीजेपी ही की तरह कांग्रेस के पास मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खदशात और एतराजात का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। यूएपीए, वो उसमें भी बहुत मसला था, बहुत उसकी मुखालफत थी, ना सिर्फ ये कि माइनॉरिटीज की तरफ से बल्कि सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स ने भी उसकी बहुत मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद वो पास हो गया बिल्कुल उसी तेजी से जिस तरह से टाडा और पोटा पास करवाया था भारतीय जनता पार्टी ने। इसकी क्या वजह थी? इतनी मुखालफत हुई और मुसलमानों को उसको लेकर के, मैं जाता हूं बहुत सारे फंक्शंस में, मुसलमान उस कानून को लेकर के, यूएपीए को लेकर के बहुत बेचैन है। उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने की बात है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। लेकिन जिस तेजी से उसको पास किया गया, एक तो ये कि वो क्यों हुआ, एक दूसरा सवाल मेरा ये है कि उसी के दूसरी तरफ ये कम्युनल राइट्स एक्ट बिल जो है वो अभी भी पेंडिंग है, और क्या ये लगता है कि इस पार्लियामेंट में भी आ पाएगा या नहीं? अब ये नहीं मैं कह सकता। आपको मालूम है कि हम कई बार हम सपने देखते हैं, वो साकार नहीं होते, और कई ऐसे अहम कानून हैं जो हम सोचते हैं कि पास होना चाहिए, लेकिन जब पार्लियामेंट में समय आता है तो विरोध होता है और पार्लियामेंट चलने नहीं देते। नहीं, विरोध के बावजूद आपने यूएपीए तो बस पास करवा लिया। वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कानून है जो नहीं भी करवा सकते। हमने प्रयास तो कई कानूनों में
किया, लेकिन जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं कि इस हंगामे में कानून पास नहीं होना चाहिए, तो फिर हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात मानते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो कानून आप चाहते हैं वो पास हो जाता है, जो आप नहीं चाहते। नहीं, ये आपको भी मालूम है, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा तकरार का ये खास एडिशन। आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि बाकी दुनिया की नजरों में हम एक महान देश के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनका एक और नजरिया भी है हमारी तरफ। आइए उसे देखें। What are they doing out there? जाने अनजाने कहीं आप भी दुनिया के सामने अपने देश की ऐसी तस्वीर तो नहीं रख रहे? अपनी इज्जत अपने हाथ। जय हिंद। जहाँ चांस मिलता है कपड़े उतार देती है ये। हाँ, मैं एक बाजारू औरत हूँ। हवस का नंगा नाच करने वाली एक चीप डांसर हूँ मैं। That's cool. मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट आई लाइक इट। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं तकरार का खास एडिशन। 2014 में होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियों में सबसे ज्यादा शोर बीजेपी की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का रहा। पार्टी ने जिस शिद्दत से मोदी को इस तौर पर पेश किया, मुखालफिन ने उसी शिद्दत से इस लीडर की क़यादत पर सवालात उठाए। बीजेपी ने मोदी पर आलमी बिरादरी के एतराज़ात को खत्म करने की कोशिश में अमेरिका से उन्हें वीजा दिए जाने की कोशिश की, तो मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट ने भी उनके खिलाफ अपनी मुहिम शुरू की। अमेरिका गए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, और वहां जाकर के उन्होंने अपील की है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा दे, अमेरिका आने की दावत दे। उसको लेकर काफी हंगामा हुआ और फिर एक चिट्ठी सामने आई जिसमें राज्यसभा के सांसद मोहम्मद अदीब ने यह दावा किया है कि तकरीबन 65 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये दरखास्त की थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से कि मोदी को वीजा न दिया जाए। उस पर भी आपका बयान आया है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से किसी सियासी जमात के लीडर को जाकर के वहां वीजा के लिए दरखास्त करनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा ये कि उस पर जो रद्द अमल मोहम्मद अतीब और दूसरे मेंबर पार्लियामेंट का है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है कि ये खत 2012 में लिखा गया था, अभी नहीं लिखा गया जी। और 2012 में उस वक्त लिखा गया जब एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कुछ लोगों की तरफ से जो यूँ कह सकते हैं कि प्रो बीजेपी हैं, एक लॉबी शुरू हुई कि नरेंद्र मोदी को वीजा दिया जाए। कुछ यूरोपियन यूनियन के लोग भी वहां गए और डेलीगेशन आया। हाँ, डेलीगेशन गया। फिर उसके बाद यूएसए के भी, अमेरिका के भी लोग आए और उनसे मिलने गए। तो एक उनके एटीट्यूड में तब्दीली आने लगी थी, या यूँ कहा जाए कि ऐसा दिखाई पड़ने लगा अपेरेंटली कि शायद उनको वीजा मिल जाएगा। और उसी से अदीब साहब एक इंडिपेंडेंट मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने इस बात की कोशिश की। उनको ये समझ में आया कि ओबामा को बताना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को, उनको इस बात की जानकारी है कि नहीं है कि हिंदुस्तान में आज भी नरेंद्र मोदी के वो उस जो उनके ऊपर एक धब्बा लगा है ह्यूमन राइट्स का कि उल्लंघन का या उसको वायलेशन का, उसको आज भी वो कायम है। और मेंबर पार्लियामेंट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पूरे हिंदुस्तान को, और उनकी तादाद 65 हो या जो भी तादाद हो, हम उस पर नहीं जाना चाहते, तो उनके खत लिखने का असर
ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पर जरूर पड़ेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने ये कदम उठाया था। और आज जो राजनाथ जी वहां गए हैं, हमको ताज्जुब भी होता है कि एक नेशनल पार्टी के वो प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे मुल्क में मेन अपोजिशन है, और वहां जाकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि नरेंद्र मोदी को वीज़ा मिल जाए यूएसए का। तो ये तो खैर अमेरिका का ये निजी मामला है कि वो वीज़ा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नरेंद्र मोदी पर 2002 में जो इल्ज़ामात लगे थे, आज वो धुले नहीं हैं। आज भी वो लोगों, भले ही उनको अभी तक अदालत की तरफ से कोई उनको उनकी पूछ नहीं हुई हो या उनको चार्जशीट नहीं हो, उनको सजा मिली नहीं हो, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है, आम जो लोगों की धारणा कहा जाए, वो यही है कि 2002 में जो फसादात हुए उसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो वजीर आला थे और उनके एक तरह से सरपरस्ती में वो फसादात हुए। और इसलिए ही उस वक्त के जो वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी ये कहना पड़ा कि वजीर आला को राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए। ये क्यों कहा उन्होंने? इसलिए उन्होंने भी महसूस किया कि राष्ट्र धर्म वहां नहीं निभाया गया। मुस्लिम रहनुमाओं ने पूरी शिद्दत से ये मामला उठाया कि मोदी की क़यादत न सिर्फ सेकुलरिज्म के लिए बल्कि मुल्क की सालिमियत के लिए भी खतरा है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का यही तेवर तकरार में भी कायम रहा। मोदी के दावे को कैसे देखते हैं? हम ये समझते हैं कि देखिए, उन्होंने इब्तिदा से लेकर के आज तक हर शख्स ये जानता है कि उन्होंने अपने सियासी इख्तिदार के लिए हमेशा मजहब को इस्तेमाल किया है। ये सब क्या चीजें हैं? वही फिरका परस्ती है। और ये पूरा का पूरा टोला आज उसको लेकर के आया है जो फिरका परस्ती के बिल्कुल बामे उरूज के ऊपर बैठा हुआ है, यानी मोदी। मैं ये समझता हूँ, यानी उनके बयानात की बुनियाद के ऊपर मैं ये समझ रहा हूँ कि एक आदमी सही दिमाग नहीं है। मैं उसके यानी आप ये कह रहे हैं कि उनके दिमाग में कोई खलल है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस सोच के आदमी है और जिस कमजोर सोच के आदमी है, वो इतने बड़े मुल्क को लेकर के नहीं चला सकते। मैं समझता हूँ कि अव्वल तो खुदा न खास्ता वो इस इक़्तिदार पर आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो वो जो कुछ करेंगे मुल्क की बर्बादी ही के लिए करेंगे, मुल्क आबाद नहीं हो सकता है। इसलिए हम तो इन गवाहियों का कोई एतबार नहीं करते हैं। कांग्रेस भी नरेंद्र मोदी के दावों की कलई खोलने में पीछे नहीं रही। पार्टी के लीडर शकील अहमद ने खुलकर बताया कि वो क्यों मोदी के सिलसिले में ज्यादा मोहतात नजर आते हैं। क्या कांग्रेसियों को आजकल सिर्फ नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं? देखिए, उनको इसलिए डर रहे हैं कि हमारी हुकूमत है, हमारे वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, बीजेपी ने उनको वजीर आजम का उम्मीदवार बनाया है। कोई अगर कहता है, और वो एक तरह से मैंने पहले भी कहा कि मैंने आज का मेरा ट्वीट पढ़िएगा, मैं ट्विटर पे हूं इसलिए कि आज का मैंने ट्वीट किया है कि सोनिया गांधी जी के इलाज पे 1880 करोड़ रुपए खर्च हुए। चाइना अपने जीडीपी का 20% एजुकेशन पर खर्च करता है। सच्चाई यह है कि 4% करता है। सच्चाई यह है कि सोनिया गांधी जी के इलाज में सरकार का 1 पैसा खर्चा नहीं। ये सब नरेंद्र मोदी जी का ये है। और कल उन्होंने कहा है कि सरदार पटेल की जो फ्यूनरल था, जो बेरियल उनका या फ्यूनरल उनका था, उसमें पंडित नेहरू नहीं गए थे। फोटो के साथ आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाला है उस दिन का जब पंडित नेहरू उसमें शामिल हुए थे। तो मैंने लिखा है कि मोदी जी ये बोलते हैं, ये झूठ 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 और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए एक आदमी जो वजीर आजम का उम्मीदवार जिसको किसी पार्टी ने बनाया हो, वो अगर लगातार इस तरह झूठ बोलेगा तो जाहिर है कि वो चर्चे में रहेगा, उसका लोग मजाक उड़ाएंगे। कुछ दिनों के बाद उससे दिलचस्पी कम होगी, लेकिन अभी जरा लोगों को अच्छा लगता है, मजा आता है कि ये शख्स लगातार हर मीटिंग में अपने झूठ बोलता है। मैंने एक और भी किया कि ये बहुत पुरानी एक कहावत है कि जब भी आप किसी जगह तकरीर करने को खड़े होइए तो अपने को दुनिया का सबसे काबिल आदमी समझिए
और सुनने वालों को सब बेवकूफ समझिए, नरेंद्र मोदी इसी पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। मोदी को वजीर-आज़म के ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने के मामले पर जनता दल यूनाइटेड ने उसके साथ इत्तेहाद तोड़ दिया। इस पर तिलमिलाई बीजेपी ने बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार के खिलाफ महाज खोल दिया। आलमी समय पर तकरार में भी बीजेपी के लीडर सैयद शाहनवाज हुसैन ने इस मामले पर खुलकर बात की। वो नीतीश कुमार जो आरएसएस के बहुत करीबी थे और इनसे बॉम्बे में आकर के अधिवेशन में गले मिले, आखिर क्या वजह हो गई कि आज दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवार खींचे खड़े हैं? इसलिए मैंने कहा कि गोधरा, देखिए जो गोधरा आज जो नीतीश कुमार जी नरेंद्र भाई का नाम लेकर कह रहे हैं कि उस वजह से हम अलग हो गए, उसकी सच्चाई मेरे से ज्यादा कौन जानता है? हाँ बताइए क्या सच्चाई है? और जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो शाहनवाज हुसैन हवाई जहाज का मिनिस्टर था और कमिश्नर रेलवे सेफ्टी मेरे अंडर काम करता था, रेलवे मंत्रालय में काम नहीं करता। अटल बिहारी वाजपेयी ने शाहनवाज हुसैन को नीतीश कुमार के बराबर का दर्जा दिया था, क्योंकि हमारे लोग अकलियत के लोगों को कबाब उठवाने का काम और गलदान उठवाने का काम नहीं करते। तो उस वक्त जब गोधरा में ट्रेन जली तो कार सेवक आ रहे थे, तो जीआरपी की ड्यूटी होती है लेकिन आरपीएफ की भी ड्यूटी होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो जब वो ट्रेन जा रही थी तो गोधरा में चली, आग लग गई ट्रेन में। तो नीतीश कुमार अगर गैसल में 2 ट्रेन टकरा गई तो रिजाइन कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा दुखी थे तो फिर गोधरा में ट्रेन जली तो रिजाइन क्यों नहीं किया? और गोधरा में ट्रेन जलने के बाद जब दंगे और फसाद हुए तो सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस साहब गए, उसके बाद अडवाणी जी के साथ होम मिनिस्टर थे, सबसे पहले आग की लपटों में, जलती हुई आग की लपटों के बीच में मैं गया। नीतीश कुमार जी तो नहीं गए, कोई साइट विजिट जाकर नहीं किया। और उसके बाद नरेंद्र भाई के साथ मंच शेयर किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी के रहते सबसे पहले दावत जो है नरेंद्र भाई को कहा, उसका कैसेट हम लोगों ने रिलीज किया, सीडी देखा होगा कि नरेंद्र भाई आपको तो देश आपको बुला रहा है। तो नरेंद्र भाई को सबसे पहले देश की राजनीति की दावत भी नीतीश कुमार जी ने दिया और उनके संबंध कभी खराब नहीं रहे नरेंद्र मोदी जी से। जब बाढ़ में भी जब मदद दिया आपकी बात तब भी उनके यहाँ ठीक वो सीडी हम लोगों ने भी देखी, लेकिन वो लालू यादव जी के डर से नरेंद्र मोदी से चुप चुप तो बात करते थे लेकिन सामने नहीं करते थे। लेकिन पंजाब में जो रैली हुई तो दोनों अच्छे दोस्त भी थे, तो हाथ उठा दिया तो वो फोटो आ गई। उस फोटो पर भी कोई दिक्कत नहीं किया, एतराज नहीं किया उन्होंने। जब वो रैली थी हमारी बिहार में तो वो फोटो छप गई। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगा कि भाई गुजरात का मुख्यमंत्री आ रहा है और बिहार का मुख्यमंत्री, तो दोनों की फोटो छप जाए, इसमें क्या एतराज है? तो इनको जो राज खुल गया, जो राज की बात थी, राज में थी कि ये और नरेंद्र भाई दोस्त हैं, वो फोटो देके भड़क गए और दावत कैंसिल कर दी। उनको लगा कि भाई हमने तो मुसलमानों के सामने बड़ी इमेज बना रखी थी, मजारों पे जा जाके टोपी पहन पहन के एकदम लग रहा था कि बस ये तो मौलाना नीतीश हो रहे हैं। लेकिन जब वो तस्वीर छप गई तो इनको डर लगने लगा कि हमें तो लोग कहेंगे कि नहीं आपकी तो नरेंद्र मोदी जी से बहुत दोस्ती है, और तब से खटास पैदा हुई। नहीं, लेकिन यहाँ पे आपसे एक बात कहेंगे कि ये आपने बात सही की कि वो जो पोस्टर लगा उसके बाद उन्होंने दावत कैंसिल कर दी, जो कि पोस्टर में नकली फोटो थोड़ी था। हाँ, लेकिन उससे पहले भी कि आप लोगों के इलेक्शंस में भी कई बार ये बात आई कि नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार करें, चुनाव के कैंपेनिंग में आए, हमेशा नीतीश कुमार ने उनको मना किया और कभी नहीं आने दिया, ना पहले इलेक्शन में आए ना दूसरे इलेक्शन में आए। और उस वक्त आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने कभी उनको दावत देके नहीं बुलाई। अगर आप चाहते, सुशील मोदी चाहते या बीजेपी आला कमान चाहती तो वो अपनी पार्टी का कैंपेन करने तो आ ही सकते थे, लेकिन इतनी ताकत थी नीतीश कुमार की कि आप लोगों ने हमेशा मोदी को नजरअंदाज किया। देखिए ताकत क्या है वो तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को लालू मुक्त बिहार बनाना था, तो उसके लिए हमने नीतीश कुमार जी को आगे किया। और ये भी सही है कि जब कैंपेन हो रहा था तो नीतीश कुमार जी क्या जवाब देंगे कि उमा भारती कैंपेन करने आई तो वो सेकुलर थी और नरेंद्र मोदी जी कॉमनल है। अडवाणी जी कैंपेन करने आए तो अडवाणी जी सेकुलर थे और नरेंद्र मोदी कॉमनल है। कहते हैं कि अडवाणी अगर नीतीश कुमार जी का पैमाना है कि अडवाणी जी और उमा भारती जी सेकुलर हैं तो नरेंद्र मोदी भी सेकुलर है। ये नीतीश कुमार सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।
जनता दल यू के सदर शरद यादव ने बीजेपी से टूटे अपने रिश्ते को उसूलों का टकराव करार दिया। आपका जो अलगाव हुआ है एनडीए से वो नरेंद्र मोदी के नाम पे हुआ है कि उनको प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी के पास पूरी सीटें नहीं आती हैं और वो किसी और को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो या कोई और, तो क्या आप और आपकी पूरी पार्टी एनडीए में फिर वापस जाएगी? ऐसा है कि एक बार विश्वास टूटता है तो वो विश्वास जुड़ने में जैसे कांच टूट जाता वो जुड़ता नहीं है। इसी तरह फिलहाल उन्होंने जो रास्ता पकड़ा है वो एक तरह से 17 वर्ष का एक विश्वास का दायरा था, उसको तोड़ा है। तो अब कोई सवाल ही नहीं है जो आप पूछ रहे हो। नहीं तो मतलब हम और ये भी आपका गलतफहमी है कि वो किसी एक आदमी को प्रोजेक्ट नहीं, उसमें सारे कारण है। ये उसूल जो है छोड़ने काम हुआ उसके ऊपर से हमने किया है। अभी तक तो हम लोग यही समझ रहे हैं, नीतीश जी भी बार बार यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे हमने रास्ता अलग किया। कभी नहीं कहा उसने। अच्छा, तो मैं आपकी बात को, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। अच्छा, कभी नहीं कहा कि, उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी से बनाइए, लेकिन ऐसा आदमी बनाइए। चलिए शब्दों के का ये मकड़ जाल है, लेकिन ये तो है कि उनके बनने पे हटा है। दूसरी पार्टियों में हो सकता है। नहीं, लेकिन शरद जी आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? हमारी साख जो है वो, आप जरूर इंटरव्यू ले रहे हैं, हम जो बोलते हैं वो अपने कर्म में भी डालते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमको तोड़ने से कोई लाभ हो रहा है। तोड़ने से 17 साल का जब गठबंधन टूटता है तो उसमें जोखम है, और उसूल के लिए जोखम इस देश में बहुत कम पार्टियां उठाती है। तकरार के एडिशन में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है, क्यों ना आजमाए ऑर्थोविट लगाए। ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध। मैं हूँ सिया, ढूंढ रही हूँ अपनी सासू माँ में अपनी माँ। कर्म और दायित्व के बीच अपने अस्तित्व को तलाशती मैं नहीं आती। मैं लामिन की फैमिली, मेरा एक ही मिशन, जीतना है अपनी सास का मन। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है, रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उलझी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे, हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आलमी समय में फिर हाजिर हूं मैं। आप देख रहे हैं तकरार का खुसूसी एडिशन। मरकजी हुकूमत ने इस बात का प्रोपेगेंडा जोरों शोर से किया कि मुल्क में मुसलमानों की हालत जार सुधारने के लिए सच्चर कमेटी की ज्यादातर सिफारिशात पर अमल शुरू हो चुका है। आलमी समय ने इस मामले पर खास तवज्जो दी और तकरार में शामिल हुए मुस्लिम रहनुमाओं से इस दावे की हकीकत मालूम की। मौलाना महमूद मदनी ने सरकार के इस दावे को खुला झूठ करार दिया। उनके जो वजीर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के, कि 71 जो सिफारिशें थी सच्चर कमीशन की, उनमें से 69 लागू कर दी गई हैं। आपका एक बहुत बड़ा, इससे मुत्तफिक नहीं हूं, आपका बहुत बड़ा निजाम है जमीयत का भी, और आपके लोग हिंदुस्तान के हर हलके में हैं और आप खुद भी दौरा करते रहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के इस दावे में कोई सच है? बिल्कुल नहीं। मैं इससे आपको क्या लगता है सच्चर कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो लागू हुई, नाफिज हुई या नहीं? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूं, और जो भी काम हुआ है सिर्फ कॉस्मेटिक दिखावे का है, ऊपर से है, और जो बुनियादी करने के काम थे वो करते नहीं है, दिखावा कर देते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे लोगों को मुसलमानों की मुंह भराई का इल्जाम लगाने का, अपीजमेंट का इल्जाम लगाने का मौका मिल जाता है और फिर पीछे हट जाते हैं। और मैं तो बल्कि ये ऐसा लगता है देखने में कि खुद यही इल्जाम लगवाते हैं
है कि मुसलमानों का यानी पूरी सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को कुछ दिखाते हैं, कुछ बताते हैं और फिर उसके खिलाफ काम करते हैं। बिल्कुल, इससे तो यानी इस पर तो मुझे तो कोई दो राय नहीं है, मुझे कोई दो राय। लेकिन मौलाना फिर ऐसा भी है कि मीडिया में ये भी बात आती है कि आप लोग यानी कि जो हमारे दीनी रहनुमा हैं वो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, खड़े होते हैं और उसकी हिमायत में बात करते हैं, तो फिर ऐसा तजाद क्यों है? देखिए, अगर हिमायत करें तो फिर मजबूरी क्या है आप लोगों की? आप लोग खुद की मुखालफत क्यों नहीं कर रहे हैं? मजबूरी कुछ नहीं है, लेकिन अगर हिमायत करें तो सच बोलना बंद कर दें। आज हम आपके बीच में बैठकर आपके सामने सच बोल रहे हैं और यह सच सारी दुनिया में दिखाया जाएगा, तो सच बोलना बंद कर दें। हम ये कहने लगे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर हम सच बोलें तो रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ लें। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। एक बात यह है कि जब जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक हिमायत या मुखालिफत की जाएगी इलेक्शन में, ये बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। जहां तक सवाल है सच बोलने का, नाइंसाफियों का, मजालिम का, उस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे हम उनकी हिमायत कर रहे हो चाहे मुखालिफत कर रहे हो। जैसे यानी आप हक की बात कर रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है, यूपी में इनकी गवर्नमेंट है, इनके हाथ से बहुत सारे गलत काम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं। अब हम आज के दिन आपके सामने बैठकर यहां उनके किसी गलत काम को कहें तो क्या हम उनके अच्छे कामों को कहना बंद कर देंगे? यह तो बहुत नाजायज बात होगी। इंसाफ की बात यह है कि हमें लगा कि ये फसाद को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुए तो हमने कहा इनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन यह बात कही गई है इसलिए नहीं कि इनको बर्खास्त ही किया जाए, इसलिए कि हम अपनी नाराजगी का इससे ज्यादा इजहार कुछ नहीं कर सकते थे। यह इजहार करने का मतलब यह नहीं कि हम ये चाहते हैं कि हर हाल में इनको हटा दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हुकूमत के दावे गलत करार नहीं दिए, बल्कि इसके अमल में कुछ खामियों को तकरार में उजागर किया। यहां सरकार का यह दावा है, मरकजी जो वजीर हैं उनका भी यह दावा है कि 71 में से 69 सिफारिशें मुसलमानों की फलाह के लिए जो की गई थी वो लागू हो गई। आप इसको पूरे दावे को कैसे देखते हैं? मैं नहीं कहता हूं कि गवर्नमेंट झूठ कह रही है, मैं कहता हूं गवर्नमेंट जो कह रही है उसे बगैर जो गवर्नमेंट करती है वहां से लेकर के और मुसलमान के हाथ तक वो तजवीज पहुंच जाए, इसमें एक बड़ा लंबा फासला है। वो कर्मचारी जो बैठे हुए हैं और फिरका परस्ती की मार में जले बुने बैठे हुए हैं, वो गवर्नमेंट की किसी ऐसी तहरीक को जो मुसलमान के लिए सूदमंद हो सकती है वहां तक पहुंचाना और मुसलमान का उससे फायदा उठाना, ये बड़ा मुश्किल मसला है। वो कह रहे हैं कि हमने लागू कर दिया, सही है, लेकिन वो लागू होकर के मुसलमान तक पहुंच गई और मुसलमान उससे फायदा उठाने लगा, यहां तक तहकीक करने के लिए एक बड़ा वक्फा चाहिए। मैं ये समझता हूं कि वो अपनी जगह के ऊपर सही बात कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान उससे इस्तिफादा करने लगा और फायदा उठाने। हम तो इस सिलसिले के अंदर लोगों से कहते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट की स्कीमों से फायदा उठाना चाहिए और लोगों को मालूम करना चाहिए। अगर वहां नहीं कर सकते तो फिर रहमान साहब बैठे हैं, बदरुद्दीन साहब बैठे हैं, हमारे पास आओ, हम लेकर के जाएंगे। लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह से उसका प्रचार करना चाहिए इस शोबे को शोभा इस तरीके से उसका प्रचार नहीं कर पाया है। आलमी समय ने मुसलमानों के तवील मुद्दत से जारी रिजर्वेशन के मामले पर लीडरों से खुलकर बात की और तकरार में आए रहनुमाओं ने खुलकर इस पर अपनी राय भी रखी। रिजर्वेशन पे आपकी क्या राय है? मेरी रिजर्वेशन पे राय यह है कि रिजर्वेशन मुसलमानों को जिस वक्त मंडल कमीशन आया था उसी में मिलनी चाहिए थी। मैंने सबसे पहले उस पर आवाज उठाई थी और कमेटी बनाई थी कि मंडल के अंदर मुसलमानों को 10% मिलना चाहिए। जो कांग्रेस का 91 का मैनिफेस्टो बना था वो भी मैंने बनाया था राजीव गांधी के साथ मिलकर। उसमें हमने कहा था कि 10% हम 27% में से 10% हम माइनॉरिटीज को देंगे। लेकिन आज, और मैं माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन रहा, सब कुछ रहा, लेकिन नहीं पूरा करा सके हम उसको। उस पर कांग्रेस नहीं देना चाहती। कांग्रेस नहीं, आप वजाहत के साथ, क्योंकि अंदर की बात सोनिया गांधी नहीं देना चाहती,
सलमान खुर्शीद नहीं देना चाहते। यानी आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते? नहीं देना चाहते, ये सब धोखा दे रहे हैं रिजर्वेशन की बात करके। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज रिजर्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। आप रिजर्वेशन लोगे, दूसरे आपसे नाराज होंगे, नौकरियां आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरियां नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूं कि हमें एजुकेशन के अंदर, नौकरियों में नहीं, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को नहीं, मुसलमानों को हमें आप 10% दे दीजिए, हम अपनी सलाहियत से आगे आएंगे। सिर्फ हमें 10 साल के लिए 10% हमें मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, दूसरी जगह दे दीजिए। मुसलमान में बड़ी सलाहियत है, लेकिन ये क्या करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं। आज माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, पैसा माइनॉरिटी को जाता है, मुसलमान को उसका 2% भी नहीं मिलता है। सिखों को, जैनों को, बुद्धों को, इनको चला जाता है। वही कोर्ट क्यों रिजेक्ट करता है? इन्हें मालूम है कोर्ट रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आप जब कह रहे हो कि माइनॉरिटी के लिए 4.5%, तो कोर्ट ये पूछता है कि माइनॉरिटी का मतलब सिख है क्या? सिख एजुकेशनली बैकवर्ड है? वो कहते हैं नहीं, फिर आपने कैसे दे दिया? ईसाई एजुकेशनली बैकवर्ड है? नहीं, वो तो और आगे, आपने कैसे दे दिया? रिजेक्ट। तो आप मुसलमान का नाम लेते हो, मुसलमान से जाके वोट मांगते हो रिजर्वेशन के नाम पे, और रिजर्वेशन देते किसको हो? सारी माइनॉरिटीज को 4.5%, उसमें मुसलमान को 0.5% भी नहीं मिलता। तो आपके साथ दुगना धोखा हो रहा है। कांग्रेस के तर्जुमान मीम अफजल ने न सिर्फ अपने दावे पेश किए, बल्कि दीगर सेकुलर पार्टियों के इरादों पर सवाल भी उठाए। 2014 का इलेक्शन आ रहा है, मैं सीधा सवाल आपसे जानना चाहता हूं, सहाफी भी रहे हैं और मुसलमानों में आपकी अच्छी पकड़ है, किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के सामने जाएगी, एक, और क्या लगता है आपका कि 2014 में यूपीए थर्ड आएगा या देश में कोई दूसरी हुकूमत आएगी? देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी तौर पर सिर्फ मुस्लिम लीडर्स का नहीं, गैर मुस्लिम लीडर्स का एक जबरदस्त दबाव रहा है कि हमें ये बिल लाना चाहिए। इसके नतीजे में पार्लियामेंट में हम ये बिल लाए। हम बिल्कुल पाबंद हैं इस बिल को, लेकिन इसके अंदर जो स्टेट एंटी कम्युनल राइट बिल, एंटी कम्युनल राइट, इसमें जो स्टेट, मैं ये भी कह रहा हूं कि हम शुरू से इसके लिए पाबंद हैं, लेकिन इसमें आपको पता है मुलायम सिंह जी ने इसकी मुखालफत की। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी पार्टियां, ममता आज भी मुखालफत कर रही हैं, जयललिता आज भी मुखालफत कर रही हैं। ये वो लोग हैं जो फ्यूचर अलायंस बीजेपी के साथ देख रहे हैं और बीजेपी की लाइन को टो करने का काम कर रहे हैं। इनको इस बिल की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं मैं आपको, उसमें ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। हम लोग पाबंद हैं। सुन लीजिए, हमने मंडल कमीशन के तहत जो 27% रिजर्वेशन दिया गया मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस को, उसके अंदर 4.5% का अलग से रिजर्वेशन देने का प्रावधान करने की कोशिश की है, जो मामला जाकर के कोर्ट में अटका हुआ। सलमान साहब इस पर बयान दे चुके हैं। अब दूसरी तरफ स्टेट का रिजर्वेशन, हमेशा कंफ्यूजन फैलाया जाता है। स्टेट में जो रिजर्वेशन है तो स्टेट की गवर्नमेंट दी थी। हमने केरला के अंदर रिजर्वेशन दिया, हमने आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन दिया, हमने कर्नाटक के अंदर 4% रिजर्वेशन दिया। उत्तर प्रदेश में जो लोग 18% रिजर्वेशन दे रहे थे, जरा उनसे भी तो पूछिए कि वो ये क्यों कहते हैं कि सेंटर इसकी इजाजत दे। हमें इजाजत की जरूरत ही नहीं है। आपके पास अगर मेजोरिटी में असेंबली में आपकी मेजोरिटी है, आप रिजर्वेशन दे दीजिए। 18 ना दे, 9 दे दो, 9 नहीं 4 दे दो, 5 दे दो, 2 तो सही। सिर्फ बातें क्यों कर रहे हो भाई? हमने तो दे करके दिखाया है 3 स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी। आपने जो दिया वो कोर्ट ने रोक दिया। नहीं, हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए दिया है वो कोर्ट ने रोका है। इसी तरह आंध्रा के अंदर भी कोर्ट ने रोका था, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन हम लड़े और उसको हमने जीता और उसके बाद वहां रिजर्वेशन लागू हो गया। तो हमने 3 स्टेट्स में एक मिसाल कायम की है। जो लोग मुसलमानों के वोट पर राजनीति करते हैं, जरा उनसे तो पूछिए अभी तक रिजर्वेशन क्यों नहीं कर रहे। 1 साल से ज्यादा सरकार को हो गई। तकरार के इस खास एडिशन में अभी बस इतना ही। आलमी समय को आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।